हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज से हम केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस टाइम पर पीजीटी इकोनॉमिक्स वैकेंसी को रिलीज किया गया है। ऑलमोस्ट केवीएस ने 4 साल बाद इस वैकेंसी को निकाला है। लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी, उसके बाद सीधा 2022 में आ रही है। तो इतने साल के इंतजार के बाद जो है केवीएस द्वारा ये वैकेंसी आई है। इतने सालों से लोग इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ऐसे लोग जो हाल ही में एलिजिबल हुए हैं, ऐसे लोग जो पिछले 4 साल से वेट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो 2018 के एग्जाम को पास नहीं कर पाए थे, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप जानते हैं कि 4 साल बाद वैकेंसी आई है। नेक्स्ट वैकेंसी केवीएस द्वारा कब आएगी आपको नहीं पता है। इसलिए इस मौके को जो है बिल्कुल लास्ट मौका समझिए और बहुत अच्छे से आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इस बार केवीएस का एग्जाम पैटर्न चेंज है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए टोटल आपके 180 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और 180 में से सीधा सीधा 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, इकोनॉमिक्स के रहेंगे। तो आप जानते हैं 100 मार्क्स का यानी 100 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप इकोनॉमिक्स से देखेंगे तो इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। इस सब्जेक्ट पर आपको विशेष ध्यान देना है, बहुत मेहनत करनी है। और खास कर ध्यान रखिएगा, जितना आपको रिटर्न पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहला आपके पास जो टारगेट है आपके सामने, सबसे पहला रिटर्न एग्जाम है। रिटर्न एग्जाम की वेटेज सबसे ज़्यादा होती है, 70% वेटेज है रिटर्न एग्जाम की। तो जिसने रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया उसके लिए सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिटर्न एग्जाम क्लियर होगा, मार्क्स ज़्यादा होंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में कम मार्क्स भी होंगे तो भी टोटल मिला के जो है वो आप आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो रिटर्न पे बहुत मेहनत कीजिए, साथ में अपने सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दीजिए। खासकर आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम के अंदर एमफिल वाले, पीएचडी वाले, ऐसे लोग जो है वो लोग भी बैठते हैं, उनका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको अभी से, आज से ही प्रैक्टिस शुरू करनी है, टाइम टेबल बनाना है, डिसिप्लिन में रहना है। और साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का तरीका होता है, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। यू नीड टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए करिए, पढ़ाई करिए, टाइम टेबल बनाइए, 4 से 5 घंटे पढ़िए, बट साथ में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, अलग अलग पेपर, नवोदय का पेपर, डी ट्रिपल एस बी का पेपर, अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको तैयार कीजिए। तब आप जो है सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और जितना अच्छा सब्जेक्ट होगा उतना ही आप रिटर्न में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं आज से आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कराने वाली हूँ। मैं सबसे पहले आज ये वीडियो डाल रही हूँ, फर्स्ट वीडियो है ये 2022 के टारगेट की। तो इस वीडियो में हम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, यानी हम साथ साथ टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे एंड अलग अलग वीडियो में हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि सिर्फ टॉपिक डिस्कस करने से फ़ायदा नहीं अगर आप उस क्वेश्चन उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाओ। आपने देखा होगा सिलेबस लिखा हुआ है कि 11th 12th का सिलेबस होगा, बट क्वेश्चंस का जो लेवल होगा, जो क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होगी, एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। तो इस वीडियो में हम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। साथ में ये वीडियोस जो है वो आपको अलग अलग एग्जाम में, डी ट्रिपल एस बी में, नवोदय में, यूजीसी नेट में, यूपी टीजीटी, पीजीटी, इन सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास जो है सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेबिट एंट्री इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ एनी कंट्री। यानी जब भी किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनता है तो कौन सा ऑप्शन है जो डेबिट एंट्री के अंदर आएगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना होगा। आप जानते हैं कि हर कंट्री अपना एक अकाउंट बनाती है जिसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर कंट्री, वर्ड याद रखना है, इस अकाउंट के अंदर कंट्री जो है अपनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है। यानी जिस भी कंट्री का बीओपी अकाउंट है, यानी वो कंट्री उस अकाउंट के अंदर जो भी उसने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसके साथ करी है, वर्ल्ड के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी एक कंट्री ने, उस कंट्री ने दूसरी कंट्रीज के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करी है उन सब ट्रांजेक्शन को इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीओपी अकाउंट में कैसी ट्रांजेक्शन आती है। मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीओपी अकाउंट में आती है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन या फिर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन आता है कि बीओपी अकाउंट जो है वो कितने टाइम के लिए बनता है। तो ये बनता है 1 साल के लिए, अकाउंटिंग ईयर के लिए, या फिर हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं और फिजिकल ईयर भी बोलते हैं।
ये पूछा जाता है काउंटिंग ईयर क्या है, तो वो 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अब कहता है इस किसी भी कंट्री के बीओपी अकाउंट में कौन सा आइटम है जो डेबिट साइड पर आएगा। डेबिट साइड मीन्स कि बीओपी का क्या रूल होता है, बीओपी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पर बेस्ड है। तो बीओपी कहता है कि अगर आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर मनी इनफ्लो हुआ यानी आपकी कंट्री में अगर पैसा आएगा तो वो चला जाएगा क्रेडिट साइड, और अगर उस ट्रांजेक्शन से आपकी कंट्री में पैसा जा रहा है तो वो चला जाएगा डेबिट साइड। तो हमें इन चारों में से देखना है कि सिंपल सी बात है कि पैसा कहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है, यानी किस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारी कंट्री से पैसा दूसरी कंट्री में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में कहता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड। तो देखिए आप जब गुड को एक्सपोर्ट करें तो पैसा आएगा, तो ये तो क्रेडिट साइड जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दूसरा कहता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेम आप सर्विस प्रोवाइड करे हो पैसा आएगा, तो ये भी क्रेडिट में जाएगा, ये भी गलत। अगर आप कैपिटल दे रहे हो तो भी पैसा आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही बचा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। समझिएगा ज़रा, यानी जितनी भी वन साइडेड पेमेंट है वो कहाँ जा रही है, अब्रॉड जा रही है। यानी इन पेमेंट्स को, यानी जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं वो दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। दूसरी कंट्री का मतलब है दूसरी कंट्री में पैसा जा रहा है, यानी दूसरी कंट्री में पैसा जाने का मतलब है कि आपकी कंट्री से मनी आउटफ्लो हुआ है, यानी किस साइड जाएगा, ये डेबिट साइड जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा डेबिट साइड आएगा, कौन सा क्रेडिट साइड आएगा। साथ में यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। यहाँ पर आपसे बेसिकली जो है वो बीओपी में कितने अकाउंट होते हैं वो भी पूछ लेते हैं। जैसे बीओपी में 3 अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। आपको पूछ लेता है कि करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, तो करंट अकाउंट में जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एंड यूनिलेटरल पेमेंट्स एंड ट्रांसफर्स, ये याद रखने हैं आपने। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे कि बताओ बोरोइंग कौन से अकाउंट में आता है, तो बोरोइंग आता है आपका कैपिटल अकाउंट में। आपका एफडीआई कहाँ आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो आता है कैपिटल अकाउंट में। एनआरआई डिपॉजिट कहाँ आता है, कैपिटल अकाउंट में। तो आपको इनकी आइटम्स भी लर्न करने पड़ेंगे। तो बीओपी अकाउंट क्या होता है, इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं और हर अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आते हैं, सब लर्न करने पड़ेंगे। यहाँ से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है केवीएस के। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं अंडर द डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द एक्सेस विल बी। ये क्वेश्चन जो है आपको नवोदय और केवीएस के एग्जाम में पिछली बार कई बार पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन में कहता है अगर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो डिमिनिशिंग हो रही है, कम हो रही है, तो जो उस टाइम पर पीपीसी कर्व है वो ओरिजिन की किस तरफ जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का मतलब समझिएगा ज़रा। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होती है, क्वेश्चन में यही बोला है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, कम। तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रही है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर प्रोड्यूसर, सपोज मैंने मान लिया गुड एक्स, सपोज अगर प्रोड्यूसर गुड एक्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहता है, तो उसकी वजह से जो गुड वाई का प्रोडक्शन वो कर रहा था उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर प्रोड्यूसर एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है तो उसकी वजह से वो सेक्रीफाइस तो करेगा, ऑब्वियसली दूसरे गुड की कम यूनिट तो प्रोड्यूस करेगा, बट उसका जो सेक्रीफाइसिंग रेट क्या होगा, कम होगा। यानी एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने की वजह से वाई का जो सेक्रीफाइस रेट क्या होगा, कम होगा। उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब भी ऐसा होता है, डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, आपको ध्यान रखना है उस केस में पीपीसी कर्व हमेशा कॉन्वेक्स बनेगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा था, तो ये कहाँ जाएगा, किस और पॉइंट ऑफ ऑरिजिन के किस तरफ जाएगा, इट इज़ कॉन्वेक्स। स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, इट इज़ कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। यानी अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ तो यहाँ पर सपोज गुड एक्स आ गया, यहाँ पे गुड वाई आ गया, तो इसकी शेप कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कई बार और क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो पीपीसी कैसा होगा, तो पीपीसी उस केस में क्या हो जाएगा, कॉनकेव, कॉनकेव टुवर्ड्स द ऑरिजिन, यानी इसकी शेप फिर ऐसे बनेगी। ठीक है, और अगर पूछ लिया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस कांस्टेंट है, ठीक है, यानी जितने से एक्स बढ़ रहा है उतने से ही वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो उस केस में जो पीपीसी कर्व बनेगा वो बिल्कुल कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर बनेगा। ठीक है, तो 3 चीज़ें याद रखनी है, जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी तो उस केस में पीपीसी कर्व कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होगा, यानी इसकी शेप ऐसी होगी। और जब भी पीपीसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होगी तो पीपीसी कर्व कॉनकेव बनेगा, ऐसे शेप होगी। एंड अगर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो पीपीसी कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर बनेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को सही करके आओगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं इनमें से कौन सा लेबर के लिए सोशल सिक्योरिटी आइटम नहीं है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सामाजिक तौर पर को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए करना। तो देखो वेज क्या है, वेज का मतलब आपको, आप काम कर रहे हो, काम के बदले आपको सैलरी मिल रही है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इस वजह से आपको रिसीव हो रहा है। तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। आपको सामाजिक तौर पे सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए जैसे आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, आपको पेंशन मिल रही है। जैसे मान लीजिए आप कहीं इंडस्ट्री में काम करें तो और आप इंजर्ड हो गए तो आपको इंडस्ट्रियल इंजरी के लिए हो। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए की जा रही है, वेजेस सोशल सिक्योरिटी के लिए नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ बीटा टू इज, यानी अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी आपके पास जो भी डेटा है अगर वो डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो डेटा होगा वो ऐसे आपको नजर आएगा, यानी इट इज़ बेल शेप्ड। आपको दिख रहा है जैसे घंटी होती है बेल शेप। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि जब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड नजर आएगा। बेल शेप्ड मीन्स कि 50% डेटा यहाँ हो, 50% डेटा यहाँ, यानी जितना लेफ्ट साइड पर है उतना ही ये राइट साइड पर होगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसकी शेप कैसी होती है, बेल शेप्ड कर्व होती है। क्वेश्चन और आता है जब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, आपको ध्यान रखना है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी कोई स्क्यूनेस नहीं होती है। कोई स्क्यूनेस का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक तरफ इधर ऐसे झुक गया या फिर इस तरफ झुक गया, नहीं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि जितना लेफ्ट है उतना ही राइट होगा। तो आपको पहला याद रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड कर्व होता है, सिमेट्रिकल होता है और यहाँ पर कोई स्क्यूनेस नहीं होती। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है वहाँ पर मीन, मीडियन और मोड, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों जो सेंट्रल टेंडेंसी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अब आपको क्वेश्चन में कहता है कि बताइए जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल है तो बीटा टू की वैल्यू क्या होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बीटा टू की वैल्यू क्या होती है, 3। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है लॉरेंज कर्व इज अ ग्राफिक मेथड ऑफ स्टडिंग। ये केवीएस, एनवीएस और कई स्टेट एग्जाम में पूछा गया है, इवन एचटेट वगैरह इन सब में पूछा जाता है। तो लॉरेंज कर्व एक ग्राफिक मेथड है, ये किसको स्टडी करता है। तो आपको ध्यान रखना ये स्टडी करता है डिस्पर्जन को। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि आपका डेटा जो है वो सेंट्रल वैल्यू से कितना दूरी पर है। सपोज मान लीजिए आपने कोई डेटा था आपके पास और आपने उस डेटा का मीन निकाल लिया, तो बाकी सारे डेटा जो है वो इससे कितनी दूरी पर है, यानी कितने गैप पर है, वो आपको डिस्पर्जन बताते हैं। तो लॉरेंज कर्व को डेवलप किया था लॉरेंज ने। तो लॉरेंज ने जब इसको बनाया तो उन्होंने क्या बताया, देखिए जब लॉरेंज कर्व बनाया गया तो यहाँ पर रखा गया इनकम परसेंटेज में, और यहाँ पे आती है क्वेश्चन कई बार आया है कि लॉरेंज कर्व जब बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या आता है। तो एक्स एक्सिस पे आता है यहाँ पर आपका इनकम और वाई एक्सिस पे आता है पॉपुलेशन, और दोनों परसेंटेज में होते हैं। तो जब लॉरेंज ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर बिल्कुल डायगनली एक लाइन जा रही है 45 डिग्री लाइन पे, इसको उन्होंने बोला इट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, यानी यहाँ पर सारी चीज़ें क्या है, बराबर है। और फिर उन्होंने इस कर्व, क्योंकि कर्व शेप्ड है, इसको ऐसे बनाया। तो लॉरेंज कहते थे कि आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो भी डेटा है पॉपुलेशन और इनकम से रिलेटेड, वो जितना ज़्यादा इस लाइन से दूर होगा, अगर आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इस लाइन से जितना दूर दूर जाएगा उतनी ही इनइक्वालिटी शो करेगा। ऑब्वियसली लाइन क्या बता रही है, इक्वालिटी को। तो लॉरेंज कर्व जितना दूर होगा इस लाइन ऑफ इक्वालिटी से उतना ही क्या में क्या शो करेगा, इनइक्वालिटी है, यानी डिस्पर्जन क्या है, ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा लॉरेंज कर्व इस लाइन के पास होगा उतना ही बताएगा इनइक्वालिटी कम है, यानी डिस्पर्जन जो है वो क्या है, कम है। तो इस मेथड को, यानी इस लॉरेंज कर्व को क्यों डेवलप किया गया था, डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए, इनइक्वालिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड इनकम इफेक्ट इज। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इन्फीरियर गुड क्या होते हैं। तो देखिए एज सच हम नहीं बता सकते कि कौन सा गुड इन्फीरियर है। इन्फीरियर गुड मीन्स कि जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से डाउन हो, आपके हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से लो लेवल का हो। हम जैसे मान लीजिए आपके घरों में फुल क्रीम आता है, तो किसी पर्सन, फुल क्रीम आता है, किसी के घर में टोन्ड आता है, तो किसी पर्सन के लिए जो टोन्ड मिल्क है वो नॉर्मल गुड हो सकता है, सुपीरियर हो सकता है, बट
उसी टाइम पर किसी और व्यक्ति के लिए वो गुड जो है वो इन्फीरियर भी हो सकता है, क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, उसकी इनकम को मैच नहीं कर रहा है। तो इन्फीरियर गुड का सिंपल मतलब समझिएगा, ऐसे गुड्स, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ऐसे गुड्स को ज़्यादा खरीदना, सॉरी कम खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकम बढ़ेगी। ये गुड अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, जब इनकम बढ़ती है तो आप इनका कंजप्शन कम करते हो। और अगर आपकी इनकम कम है तो आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, यू हैव टू कंज्यूम, यू हैव टू डिमांड। तो इस केस में डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन यही कहता है अगर इन्फीरियर गुड है तो इनकम इफेक्ट कैसा होता है। तो आपको दिख रहा है कैसा इफेक्ट है, ये नेगेटिव इफेक्ट है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप है। इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, नेगेटिव कब होता है, जब दोनों चीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो इन्फीरियर गुड के केस में इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव। यहीं से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे बताइए नॉर्मल गुड के केस में इनकम इफेक्ट कैसा होता है। तो नॉर्मल गुड के केस में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ती है आप नॉर्मल गुड को यानी सुपीरियर गुड का कंजप्शन बढ़ाते हैं, ऑब्वियसली बढ़ाएंगे। और अगर आपकी इनकम कम है तो इन गुड का कंजप्शन कम कर देंगे। और अगर आपसे गिवन गुड का पूछा जाए तो गिवन गुड का भी इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एंजल कर्व। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एंजल कर्व क्या बताता है। तो एंजल कर्व को जो है वो एंजल ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो उन्होंने क्या रखा था, एक्स एक्सिस पे रखा था इनकम और वाई एक्सिस पे रखा था कंजप्शन। तो बेसिकली एंजल कर्व जो होता है वो आपको इस इनकम और कंजप्शन के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अगर एंजल देखो तो किसके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, पहला क्वेश्चन कि एंजल कर्व किस रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद इनकम कंजप्शन कर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं कि सपोज अगर एंजल कर्व ऐसे बन रहा है तो कौन सा गुड होगा। तो ये गुड कौन सा हो रहा है, यानी नॉर्मल गुड, क्योंकि नॉर्मल गुड क्या कहता है, इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो कंजप्शन कम होगा, वो यही तो बता रहा है। और आपसे पूछ ले सपोज अगर एंजल कर्व वैसा है तो कौन सा गुड है, नाउ द गुड इज इंफीरियर गुड, बिकॉज दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन इसका कम करोगे, इनकम कम होगी तो कंजप्शन बढ़ा दोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इनमें से कौन सा फिस्कल पॉलिसी का कॉम्पोनेंट नहीं है। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा फिस्कल पॉलिसी किसकी पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी। यानी जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है वो कहलाती है फिस्कल पॉलिसी। और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में 3 मेन इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है, टैक्स का, एक्सपेंडिचर्स का, और जैसे डेट हो गया या रेवेन्यू हो गया इनका, ठीक है। तो पब्लिक रेवेन्यू हो जाएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी होगा, टैक्स होगा। कुछ बोलता कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मनी सप्लाई। क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो किसका पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है, सेंट्रल बैंक है। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई है। आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को कम और ज़्यादा करता है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पॉलिसी से रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहता है स्ट्रिसल हो गया या आइक्रा हो गया या सिबिल हो गया, ये सब क्या है। तो ये तीनों ही जो है वो इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के नाम है। इंडिया के अंदर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जिसका काम होता है कंपनीज जो क्रेडिट प्रोवाइड करती है उनके जो क्रेडिट होते हैं वो कितने रिस्क वर्दी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि आप अगर बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक भी आपको टाइम टू टाइम आपका सिबिल स्कोर बताता है। सिबिल स्कोर जितना अच्छा होता है यानी जैसे पता लगता है कि आप कितना टाइमली लोन को रीपे कर पा रहे हो, पैसा वापस चुका पा रहे हो, आप डेट तो नहीं क्रिएट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें। तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रिसल हो गया, आइक्रा हो गया, सिबिल हो गया, ये सारे ही इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। तो स्ट्रिसल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। आइक्रा की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिविल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो ये तीनों आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो तीनों क्या है, ये इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब ऐसे गुड जिनको हम हमेशा साथ में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे दो गुड जिनको एक साथ इस्तेमाल करते हैं, एक साथ इस्तेमाल करने पर उनको फ़ायदा होता है। जैसे मान लीजिए कार है और आप पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कार और पेट्रोल एक दूसरे के बिना आप यूज़ नहीं कर सकते। आपके पास सपोज कार है, पेट्रोल है नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं। तो ये दोनों गुड कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, ठीक।
अब कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, कि एक के प्राइस में, सपोज मैंने गुड एक्स ले लिया, एक के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरा गुड मैंने वाई ले लिया, उनकी क्वांटिटी में क्या चेंज होगा। यानी अगर एक का प्राइस चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरे गुड की डिमांड कितनी चेंज हो रही है। समझ आया? अब देखिए, सिंपल सी बात है। देखिए, अगर कार महंगी, सपोज आप जानते हैं कि इंडिया में जैसे पेट्रोल बार बार महंगा हो रहा है, तो जब पेट्रोल महंगा होगा तो लोग पेट्रोल का कंजप्शन क्या करेंगे, कम। यानी सपोज अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग पेट्रोल का कंजप्शन क्या करेंगे, कम। और पेट्रोल का कंजप्शन होगा तो जो लोग प्लान करें, क्योंकि पेट्रोल बार बार महंगा हो रहा है, वो लोग कार की डिमांड भी क्या कर देंगे, भी रोक देंगे। तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी आप देख रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की वजह से कार की डिमांड क्या हो रही है, कम। यानी इसके प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे गुड की डिमांड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये कहलाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मैंने आपको बताया ना, जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो जैसे ही एक का पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नेगेटिव। यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, नेगेटिव। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि सब्सटीट्यूट गुड के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है। तो उसके केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्योंकि एक का प्राइस बढ़ता है, दूसरे की डिमांड बढ़ती है। जैसे चाय, चाय का प्राइस बढ़ता है तो आप चाय की क्वांटिटी क्या करते हो, कम। तो आप कॉफ़ी की डिमांड क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। तो चाय के प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। तो ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूट गुड में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो पॉजिटिव होती है, जबकि आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड में ये नेगेटिव होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और इस मौके को जाने नहीं देना है। तैयारी, बेस्ट तैयारी करनी है। और हम कल से डेली जो है एक एक वीडियो डालेंगे, हर बार नई चीज़ को डिस्कशन करेंगे, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर सके और इस बार आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।